ओके जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वेयर वर वी? We're doing the introduction to financial reporting. Uh, is actually which okay, so we have discussed slides for this log. Okay, so we have discussed the types of businesses, and then we have discussed the framework as well, the purpose of framework, qualitative characteristics, we have done it. And so we have discussed the enhanced characteristics as well. So we were discussing about the liability. हमने डिस्कस किया इक्विटी, एसेट, इनकम एंड एक्सपेंस, फिर हमने डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ एसेट्स में हमने डिस्कस किया था। एसेट को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। एसेट क्या होता है? व्हाट इज एन एसेट? एग्जांपल देते हैं। इस रूम में क्या एसेट है हमारा? एयर कंडीशनर। हाँ, टेबल, चेयर्स, एयर कंडीशनर, लैपटॉप, ये हमारे एसेट्स का आपको फ्यूचर में बेनिफिट होना होता है। ठीक है, अभी आप सारे वही बैठे हैं जिनकी ऑलरेडी बेस है। ठीक है, तो फिर मैं इसको जरा क्विकली आगे लेके चलता हूँ। अब एसेट्स की वैसे टू टाइप्स पड़ी, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स यू कैन यूज फॉर मोर देन 1 ईयर एंड करंट एसेट्स यू कैन यूज विद इन 1 ईयर। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि फ्रॉम नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को एक बैच खत्म हो जाएगा। फ्रॉम नेक्स्ट वीक वेडनेसडे हमारी जो टाइमिंग हो जाएगी वो वापस 9 से 10 आ जाएगी। ठीक है, तो फिर ताकि आपका आपके लिए इजी हो जाएगा उसको मैनेज करना, आपकी इनलाइन क्लास हो जाएगी। हाँ, ये प्रॉब्लम है कि आपका तो M1 पढ़ भी नहीं रहे आप लोग, तो आपका 9 से 10 ये क्लास चली जाएगी। ठीक है, अभी आपका FPT हो रहा है, FFA हो रहा है, बाकी थर्ड सब्जेक्ट है आपका F2। बस वो रह गया, वो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी मंथ में वो भी स्टार्ट कर देंगे, फिर 30 सब्जेक्ट्स आपके पूरे हो जाएंगे। तो जी, F2 की क्लासेस इन बिटवीन ही होगी, 9 10 और 12 से 1 के दरमियान में ही होगी। ठीक। हम्म। चलिए, मैं रूम अवेलेबिलिटी को देख के ना कुछ कर लेता हूँ। जी, 10 से 11। हाँ, 10 से 11 मेरी एक F7 की क्लास होती है, प्रॉब्लम जी। किसको? नहीं नहीं, उसको नहीं ना चेंज कर सकता मैं। वो अब एक टाइम फिक्स हो गया हुआ तो हो गया, वो उसे चेंज करना बहुत मुश्किल है। मेरी वो F7 की एडवांस लेवल है, उसकी क्लास होती है। चले, मैं पॉसिबिलिटी देखता हूँ तो टू साइड टाइम स्लॉट्स रहते हैं, 10 से 11 या फिर 11 से 12। फिर उसमें फिर आपकी जैसे हो कि उस हिसाब से उसको मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। एनीवेज, लाइबिलिटीज आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज व्हिच यू कैन पे आफ्टर 1 ईयर एंड करंट लाइबिलिटीज व्हिच यू कैन विद इन 1 ईयर। सो वी ऑलरेडी नो दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको भी हमने एक डिटेल में डिस्कस कर लिया था, लेकिन फॉर्मेट को ऑलमोस्ट सेम ही है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर इसको मैं डिस्कस करूंगा, रादर देन अभी तो वेस्ट ऑफ टाइम ही है, इसको मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को डिस्कस किया। फिर अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। आज कोशिश करते हैं एक चैप्टर ये एंड कर लें और नेक्स्ट चैप्टर का तकरीबन हम उसका मिड तक चले जाएं। अब इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अब सबसे पहले आता है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसके $1 मिलियन का रेवेन्यू है। $1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, $1 मिलियन का उसका रेवेन्यू। अगर उसका फॉर एग्जांपल एक ये डस्टर गुम हो जाता है, क्या उसके रेवेन्यू को वो अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल $5, $10 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन उसका रेवेन्यू जो आ रहा है हमारे पास, वो ऑलमोस्ट आ रहा है $1 मिलियन का। अब ये होता है रियलिटी कॉन्सेप्ट। हमने ओवरऑल कंपनी की पोजीशन को देखा, उसमें जो भी हमारे सामने जो टॉपिक है या जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उस वैल्यू को देखते हैं।
उसकी वैल्यू कंपनी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर तो वो इंपॉर्टेंट है तो फिर वो होगी मटेरियल, अगर तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो मटेरियल नहीं होगी। आपने जो इसको कंपैरिजन किया था इस डस्टर का उसके रेवेन्यू के साथ, आप उसका जो डिसीजन है उसकी रेवेन्यू की जो फिगर है उसको इतना अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम आ, ठीक है। व्हाट इफ कैफेटेरिया पे उनके पास एक मशीन है जिससे वो चिकन वगैरह सारा कुछ बना दे, अगर उनकी वो मशीन ही फॉर एग्जाम्पल गुम हो जाए, तो अब ये उनके लिए मटेरियल होगा कि इमटेरियल, मटेरियल होगा, क्योंकि ये उनके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कोई ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और वो बिजनेस के डिसीजन पे काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकता है तो वो होगा मटेरियल। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में से एग्जांपल ले लें, आपके जो मोबाइल्स, वो आपके लिए मटेरियल आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये है कि आपका फॉर एग्जाम्पल आप स्नैक्स खा रहे हैं उसमें से एक चिप्स गिर गया है, ठीक है, वो आपके लिए मटेरियल नहीं है, ठीक है। देखिए मोबाइल आपके लिए मटेरियल है। हाँ ये है कि आपने स्नैक्स का एक पैकेट लिया था लेट्स से 20 रुपीज का, वो आपका रास्ते में कहीं गिर गया, वो मतलब कुछ भी हो गया उसे, वो गिर गया फॉर एग्जाम्पल, आप क्या उसे ढूंढने के लिए अपना टाइम वेस्ट करेंगे? थोड़ा सा देखेंगे लेकिन फिर उसे आप इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं, 20 रुपीज का। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ना करें मोबाइल की टीचर, तो उसके लिए तो फिर आप पैनिक करेंगे आप, बिकॉज वो आपके लिए मटीरियल, आपके डिसीजन मेकिंग पे वो अफेक्ट करता है। तो ये होता है आपका मटीरियल, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये है। अब अकाउंटिंग हमें ये कहती है आपने जब भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, आपका जो मटेरियल आइटम्स हैं आपने उस पर फोकस करना है, जो मटेरियल नहीं है उसे आपने इग्नोर कर देना। आपके सामने एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, आपके पास कैलकुलेटर्स है, आप उसे एसेट में क्यों नहीं लिखते, हालांकि मोर देन 1 ईयर आप उसे यूज करते हैं, तो आप उसे एक्सपेंस में क्यों लिखते हैं? उसकी रीजन ये है कि उसकी अमाउंट बहुत कम है एज कम्पेयर टू द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस का रेवेन्यू ही $1 मिलियन है, एक कैलकुलेटर की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल $20 है, वो इतना मैटर नहीं करती उस बिजनेस के लिए, ठीक है। और उससे उसको अगर हम फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर की वैल्यू $20 है, उसको हम लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ एसेट के तौर पे, डेप्रिसिएशन है उसको क्या आप उसका हिसाब रखेंगे, इस वजह से हम उसी स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको हम एज अ एक्सपेंस लिख देते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। ये होता है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये ऐसी आइटम है कि अगर हम इसको ना लिखें तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया मटेरियलिटी का। नेक्स्ट जो ये कॉन्सेप्ट है जो इसमें यूज होता है, इसकी बेस पे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब सब्सटेंस ओवर फॉर्म इस पे जो पॉइंट आता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जिसको अभी हमने डिस्कस करना है, वो आता है आपका, यहाँ से मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। मेन जो चीज यहाँ पे आती है, लीगल फॉर्म एक होती है, एक बिजनेस, एक आपके किसी भी चीज की एक लीगल फॉर्म होती है, एक होती है उसकी ओरिजिनल वैल्यू, उसका कंट्रोल किसके पास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बाकी इसमें जो लिखा हुआ है ना वो सारा एज इट इज ही होगा, वो इतना उसमें डिफरेंस नहीं होगा, आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट ये है, फॉर एग्जाम्पल दान मैं एक गाड़ी लेता हूँ बैंक से इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। अब वो सारा कंट्रोल बैंक ने मुझे दे दिया कि आप उसको यूज करें, लेकिन ऑनरशिप हमारे पास रहेगी जब तक आप इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करते, ठीक है। लीगली तो बैंक रिस्पॉन्सिबल है, लीगली वो बैंक की है, लेकिन एक्चुअली मेरा उस पर कंट्रोल है, मैं अपनी मर्जी से उसे कहीं भी लेके जा सकता हूँ, मैं उसे चला सकता हूँ, कि मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बैंक ने नहीं कहा हुआ कि आप इसे शहर से बाहर नहीं लेके जा सकते या शहर से बाहर लेके जा सकते हैं। मुझे कंप्लीट फुल अथॉरिटी दे दी। जब उन्होंने मुझे फुल अथॉरिटी दे दी है तो मेरा उस एसेट पे कंट्रोल है। जब मेरा उस एसेट पे कंट्रोल है, बेशक मेरे पास उसकी ऑनरशिप नहीं है, तो उसको मैं एज अ एसेट रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मैंने ये देखना है कि उसमें मेरा कंट्रोल है कि नहीं है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ओवर फॉर्म का मतलब ये है लीगल फॉर्म। हमने लीगल को नहीं देखना, लेकिन हमें ये भी लिखना है कि हमने इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, लेकिन उसको हम एज अ एसेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? दोबारा बता दो, कोई बात, इट्स ओके। अब
फॉर एग्जाम्पल मैं आप एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने एक मोबाइल लिया इंस्टॉलमेंट, एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है। अब वो मोबाइल जब आपने लिया इंस्टॉलमेंट पे, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ ये है कि आपने उसकी इंस्टॉलमेंट पे, मंथली इंस्टॉलमेंट, आपने 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। लेट से कि आप इंस्टॉलमेंट पे करें, लेट से 30,000 रुपीज पर, ठीक है। अब जहां से आपने वो मोबाइल लिया है, वो कहते हैं कि ये मोबाइल की जो ऑनरशिप है वो हमारे पास ही है, ठीक है, हमने आपको इसकी ऑनरशिप नहीं देनी, लेकिन यूज कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। उन्होंने कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आप इसे शहर से बाहर लेके जाएं या ना लेके जाएं। उन्होंने कहा ये आप पे है, जैसे मर्जी आप यूज करें, ठीक है। एक्चुअली अगर लीगली देखें वो मोबाइल आपका नहीं है, उसका ऑनर कोई और है, लेकिन कंट्रोल इसमें आपके पास, सारा कंट्रोल आपके पास, जैसे मर्जी यूज करें, बेशक फेंकें, होता नहीं है, बेशक फेंकें, आप उसे किसी को दें, आप इसे कैबिनेट में रखते हैं, आप उसे लाइक आउट ऑफ कंट्री लेके जाएं, आउट ऑफ सिटी लेके जाएं, जैसे मर्जी यूज करें, उन्हें कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, ठीक है। जब ये सिचुएशन होती है, जब एसेट पे आपका कंप्लीट कंट्रोल है, ठीक है, उसे हम एज अ एसेट अपने पास लिख सकते हैं। लेकिन जब लीगली देखें वो मेरा एसेट नहीं, क्योंकि एसेट की एक रिक्वायरमेंट होती है ऑनरशिप, आपकी ऑनरशिप होगी तो उसे एसेट लिखेंगे, ऑनरशिप होगी तो उसे आप एसेट नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन, एक समझ लें कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, अकाउंटिंग ये कहती है, अगर आपके पास एसेट का कंट्रोल आ गया है तो आप उसे एज अ एसेट लिख सकते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी भी लिखेंगे क्योंकि आपने उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, लेकिन उसे एज अ एसेट भी लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास उसका कंट्रोल। एक और एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं, मशीन की एग्जांपल। लेट्स से कि आप दोनों ने मिलकर एक मशीन बाय की, एक बिजनेस स्टार्ट किया, काफी बड़ी मशीन थी, काफी कॉस्टली थी, आपने वो इंस्टॉलमेंट्स पे लिया, ठीक है, बैंक के थ्रू आपने वो इंस्टॉलमेंट्स पे। अब आप उस मशीन को यूज कर रहे हैं, बैंक नहीं कह रहा कि आपने कब उस मशीन को यूज करना है, कब उस मशीन को यूज नहीं करना, वो आपकी चॉइस है। लीगली बैंक ऑनर है उसका, लेकिन क्योंकि आपके पास उस एसेट को यूज करने का कंप्लीट कंट्रोल है, तो उसको आप ऐसा एसेट भी लिख सकते हैं। लाइबिलिटी भी लिखेंगे क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, लेकिन उसको एज अ एसेट भी लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास उसका कंट्रोल। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक ही कहता है, आपने मशीन ली, बैंक कहता है कि जो आप मशीन यूज कर रहे हैं ना, इसको आपने, ये एक है, इससे सिर्फ ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है तो मुझसे आपने परमिशन ली। अब इसमें आपके पास कंट्रोल नहीं है, इसके इसमें आप बैंक के पास कंट्रोल, इंस्टॉलमेंट भी पे करनी है और बैंक की मर्जी के मुताबिक आपने मशीन मशीन भी यूज कर। अब इस सिचुएशन में आपके पास क्योंकि उस एसेट का कंट्रोल नहीं है, हमें बैंक की मर्जी के मुताबिक चलना है, तो अब यहाँ पे आप एसेट को रिकॉर्ड, उसको एज एसेट रिकॉर्ड नहीं करोगे, उसको सिर्फ एज ए लाइबिलिटी ही रिकॉर्ड करोगे। आप समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, ये काफी जरा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको हम ज्यादा डिटेल में ये एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे ये कम ही है लेकिन आपको पता होना चाहिए। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न ये होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं ना, ये सारे कॉन्सेप्ट का ना हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज होता है। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, यूजली हम बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, वो हमारा 30 जून भी हो सकता है, वो 30 सितंबर भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स। जब भी हमारा ईयर एंड आएगा, ईयर एंड पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, ठीक है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी तो हम तब देखेंगे कि उस डेट पे जिस डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, क्या ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका मैं आपको मजीद थोड़ा सा बताता हूँ। हमें ये देखना है कि क्या बिजनेस नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए, वैसे जो अकाउंटिंग में जो टर्मिनोलॉजी यूज करता है ना, वो कहता है फोरसीएबल फ्यूचर, ठीक है, यहाँ पर उसने लिखा हुआ फोरसीएबल फ्यूचर, ये उसने लिखा फोरसीएबल फ्यूचर, उसने लिखा हुआ है कि जब भी हम ईयर एंड पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, हमने ये देखना है कि क्या हमारा बिजनेस फोरसीबल फ्यूचर के लिए ऑपरेट करेगा, चलेगा, रन करेगा कि नहीं करेगा। नॉर्मली ये जो फोरसीबल फ्यूचर की जो टाइम उसने हमें दिया हुआ है कि ये 12 मंथ्स है, हम 12 मंथ्स तक देख लेते हैं।
रफली एक आइडिया लेने के लिए हम 12 में अक्सर ये होता है कि आपका टू बिजनेस में इतना लॉस हो जाता है कि हम देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि बिजनेस 2-3 महीने मजीद नहीं चलेगा, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने देख क्या बिजनेस अगले फोर्सेबल फ्यूचर के लिए चलेगा कि नहीं चलेगा, ये चीज देखना, इसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न। इसमें फिगर्स क्या यूज होती है अभी मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं जा रहा, क्योंकि अभी जरा टेक्निकल हो जाएगा। सिंपल हमें ये देखना है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंड पे बनती हैं, आप देखते हैं क्या फोर्सेबल फ्यूचर की एग्जम्पशन इस पे अप्लाई हो रही है। एग्जम्पशन ये कि क्या ये मंथ बिजनेस जो नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए चलेगा कि नहीं चलेगा, ये होता है गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको हम कैसे आगे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं वो बात की बात। ठीक है, अगर तो वो चलेगा फिर तो हम वैसे ही करते रहेंगे, अगर वो 12 मंथ्स के अंदर अंदर बंद होने के चांसेस हैं फिर हम उसके लिए एक डिफरेंट ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन सिर्फ अभी आपने जानना जरूरी है कि कोई कौन कॉन्सेप्ट होता क्या और कब इसको हम यूज करते हैं। एक चीज क्लियर होगी कि आपको? जी बिना ऑयल क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आ जाए बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो ऑनर है और बिजनेस दोनों सेपरेट है। ठीक है, अगर ऑनर बिजनेस में कोई अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि बिजनेस हैज रिसीव्ड फॉर एग्जांपल $10,000 फ्रॉम द ऑनर। ठीक है, और जो ऑनर इन्वेस्टमेंट होती है उससे हम कहते हैं इक्विटी। ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, कैपिटल जिसे आप पहले पढ़ते आए। ठीक है, तो ये है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के ऑनर और बिजनेस दोनों सेपरेट हैं। अगर ऑनर ने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो बिजनेस अपने पास उसको सेपरेट रिकॉर्ड करेगा, अगर ऑनर ने बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए हैं निकाले हैं तो उसको वो सेपरेट रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है अक्रूवल अकाउंटिंग। अक्रूवल अकाउंटिंग एक होती है कैश बेस अकाउंटिंग, एक होती है अक्रूवल अकाउंटिंग। कैश बेस सिंपल है, कैश पे करते जाएं, कैश रिसीव करते जाएं, उसे सिंपल रिकॉर्ड करते जाएं, एंड पे देखें कि आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। लेकिन अकाउंटिंग में हम अक्रूवल अकाउंटिंग यूज करते हैं यहाँ पे। केसेस अक्रूवल अकाउंटिंग ये कहती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक टैबलेट ली है, दिस टैबलेट वर्थ फॉर एग्जांपल $100, मैंने उस ऑनर से ले लिया है $100 की ये टैबलेट ले लिया, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं आपको 1 मंथ के बाद पे करूंगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं उधार पे बाय करना, उधार पे सेल करना। ठीक है, उसे मैंने कहा कि मैं आपको आफ्टर 1 मंथ इसकी पेमेंट करूंगा, तो ये जो है मैंने उसको अभी रिकॉर्ड करना है, बिकॉज बेशक मैंने इसे 1 महीने बाद पे करना है, लेकिन इसको जो भी वर्किंग है मैंने आज ही रिकॉर्ड करनी है। ये है अक्रूवल अकाउंटिंग। आपने कैश चाहे कैश पे किया है या नहीं किया, जो भी उसकी वर्किंग होगी उसके उसको आपने उसी टाइम पे रिकॉर्ड करनी है जिस टाइम पे वो ट्रांजैक्शन हो गई है, जिस टाइम पे वो आपकी आपने टैबलेट रिसीव कर। ठीक है, तो ये होता है अक्रूवल अकाउंट, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। कैश पेमेंट्स के अलावा जो दूसरी चीजें हैं वो सारी इसके अंदर आ रही होती है। ठीक है, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो ये आता है आपका पेबल्स इससे जनरेट होते हैं, रिसीवेबल्स इससे जनरेट होते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट अक्रूवल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट? ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है, सिंपल सी लॉजिक है, वहां से स्टार्ट करता हूँ कि फ्यूचर के लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड करो और फ्यूचर के प्रॉफिट को आज रिकॉर्ड ना करो। ठीक है, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपने एसेट्स को हमने ओवरस्टेट नहीं होने देना। एसेट्स एंड इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, हमने उसको ओवरस्टेट नहीं होने देना, एक ये चीज। और दूसरा, पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे कह लें कि मेरा रिसीवेबल्स मेरा एसेट है। डू यू एग्री? रिसीवेबल्स जो होते हैं जिससे पैसे रिसीव करने होते हैं आपने फ्यूचर में, वो आपका एसेट है। ठीक है, लेट्स से कि मैंने राफिक से 24,000 रिसीव करा एज आई आर एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो ये रिसीवेबल है। अब फॉर एग्जाम्पल ये 24,000 ने ये 10,000 देते एग्जाम्पल के तौर पर, तो मेरे पास तो लिखा हुआ है कि 24,000 मैंने इनसे रिसीव करना है, लेकिन एक्चुअली मैंने रिसीव किया 10,000, तो 14,000 का मैं क्या करूंगा, उसको मैं अपने रिसीवर में से माइनस कर, तो फिर ही मेरा एसेट जो है
वो ओवरस्टेट नहीं होगा। ओवरस्टेट का मतलब ये है जो आपके सामने फिगर आ रही है, ओरिजिनल फिगर आ रही है उससे ज्यादा बता, ये होता है ओवरस्टेट। अगर मैं वो 14,000 जो मुझे ग्राफिक से रिसीव नहीं हुआ, अगर मैं उसे अपने एसेट्स में से माइनस नहीं करता, तो मेरे एसेट्स ओवरस्टेट हो। ठीक है, ये है आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक पर्सन है मिस्टर ए, उससे 1 लाख रुपीज लेने हैं, मेरा बिजनेस एग्जांपल। अब वो मेरा एसेट है, मेरे पास लिखा भी हो कि 1 लाख लेने, लेकिन उसका बिजनेस बंद हो, बिकॉज ऑफ सम रीजन उसका बिजनेस बंद हो गया। अब मुझे श्योर है कि मुझे उससे पैसे रिसीव नहीं होंगे। अब क्योंकि मुझे उससे पैसे रिसीव नहीं होंगे, तो मुझे अपने पास उस अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा अपने एसेट्स में से। अगर मैं नहीं करता, तो मेरे एसेट्स ओवरस्टेट। ठीक है, तो ये है आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। जो ही आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, अपने एसेट्स को और इनकम को, इनकम यानी कि सेल्स को आप फौरन एडजस्ट करें, ताकि वो ओवरस्टेट ना हो। ठीक है, इसी तरह आते हैं लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। ओवरस्टेट ये है कि ओरिजिनल से ज्यादा लिखना, अंडरस्टेट क्या होगा फिर, ओरिजिनल अमाउंट जो आ रही है उससे कम लिखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे ले लेते हैं कि मैंने, एक पर्सन ने लोन लिया बैंक से 1 लाख रुपीज का, उसने अपने पास 1 लाख रुपीज लिखा हुआ। अब उसको पता है कि उसने इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे उसको पे करना है। 2 इयर्स हो गए, उसने इंटरेस्ट पे ही नहीं किया। अब क्योंकि उसने इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो वो अमाउंट जो है मैंने अपनी लाइबिलिटी में उसको लिखूंगा इंटरेस्ट की। अगर नहीं लिखूंगा, तो मेरी लाइबिलिटी की अमाउंट क्या हो जाएगी, अंडरस्टेट। ठीक है, तो इस वजह से लाइबिलिटीज को हमें साथ साथ लिखना है कि कोई ऐसी अमाउंट ना रह जाए जो मैं लाइबिलिटी में लिखने से मिस कर। अब इससे क्या होगा, ये अंडरस्टैंड का कॉन्सेप्ट है कि मेरी लाइबिलिटीज उतनी हो जितनी पे होनी चाहिए, जितनी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जितना मेरा बिल होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अभी पेंडिंग है, अभी नहीं आया मार्केट में, पिछले महीने का बिल अभी नहीं आया। ठीक है, अभी वो प्रोसेस हो। अब एक्चुअली अगर देखा जाए, मैं ये नहीं कह सकता कि 10th ऑफ फरवरी पे मेरे सारे बिल पेड हैं। आज 10th ऑफ फरवरी है, मैं ये नहीं कह सकता मेरे बिजनेस के सारे बिल पेड है, नहीं। अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल मेरा आना है अभी, तो जो ही वो बिल आएगा तो सबकी लाइबिलिटी में लिखूँ। ठीक है, तो अभी मेरी जो लाइबिलिटीज हैं तब तक अंडरस्टेट हैं, जब तक मैं वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपनी लाइबिलिटी में जाके ऐड करता हूँ। ठीक है, तो ये है अंडरस्टेट का कॉन्सेप्ट और ओवरस्टेट का कॉन्सेप्ट, और ये होता है आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। लेकिन केयरफुली हमने हर चीज को लेके चलना है कि एसेट मेरे ओवरस्टेट ना हो और लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस मेरे अंडरस्टेट। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आप, जैसे एग्जांपल लेते हैं डेप्रिसिएशन, आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हुए हैं, उसमें आपने वो पढ़ा था कि कुछ एसेट्स पे स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करते हैं, कुछ एसेट्स पे, हाँ, गेट ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन, कुछ आप लाइक एसेट्स पे आप स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करते हैं, कुछ एसेट्स पे आप रिड्यूसिंग बैलेंस या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये डिसाइड कैसे होता है, ये डिपेंड करता है बिजनेस पे। हमें जो अकाउंटिंग है, आईएफआरएस है या आईएएस जो स्टैंडर्ड्स है, उन्होंने हमें ये कह दिया है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप उस मेथड को खुद सिलेक्ट करें। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अब अकाउंटिंग ये कहती है कि जो मेथड आप सिलेक्ट कर लें, उसे कॉन्टिन्यूसली उस मेथड को यूज करें। जैसे बिल्डिंग में मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करना शुरू कर दिया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। मैंने इस साल स्ट्रेटल मेथड यूज किया, मैं नेक्स्ट ईयर भी स्ट्रेटल मेथड यूज करूँ, फिर उससे नेक्स्ट ईयर भी स्ट्रेटल मेथड यूज करना। ये नहीं होगा कि मैं आज स्ट्रेट लाइन यूज कर रहा हूँ उस पर, कल मैं रिड्यूसिंग बैलेंस शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन करता हूँ, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस करता हूँ। ये होता है कंसिस्टेंसी, यानी कि एक चीज जो आप यूज करना शुरू किया उसको कॉन्टिन्यूसली वही चीज यूज करते रहें, ताकि आपका जो कंपैरिजन है फिगर्स का वो क्लियर हो जाए, हमें पता चल जाए कि डेप्रिसिएशन इस मेथड से हमारी ईयरली बेसिस पे कितनी आ रही है, ताकि उसे हम प्रॉपर्ली अपनी डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकें। ये होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट है ऑफ सेटिंग। अच्छा, कितने रह गए, बस खत्म ही है। अच्छा, ऑफ सेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ऑफ सेटिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपका
कंट्रोल अकाउंट्स में ये कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, ज्यादातर वहां पे यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दानियाल के 10,000 रुपीज देने हैं, मैंने पे कर दिए, ठीक है। मैं इनसे एक चीज बाय कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल क्या इंपोर्ट करते हैं, कप्स। मैं इनसे कप बाय किया, वो था 10,000 रुपीज का, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका 10,000 रुपीज पे कर। अब ऑन द अदर हैंड मैं फॉर एग्जांपल ये मेरे से कोचिंग ले रहे हैं किसी भी में, फॉर एग्जांपल कंसल्टेंसी ले रहे हैं, फॉरेन कंसल्टेंसी ले रहे हैं, ठीक है। इन्होंने मेरा 10,000 पे कर, मैंने भी इनका 10,000 पे करना है, इन्होंने भी मेरा 10,000 पे कर। बजाय से कि मैंने पैसे ट्रांसफर करूं, ये मुझे पैसे ट्रांसफर करें, दोनों एक दूसरे को कट ऑफ कर सकते हैं कि भाई इसने भी 10,000 देना है, मैं से 10,000 लेना है, मैं अपनी बुक्स में उसको कट कर देता हूँ, ठीक है। ये होता है ऑफ सेटिंग करना, ये अलाउड, ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका एक प्रॉपर वे है, उसको हम बाद में उसको देखेंगे कि हम कैसे। अमाउंट सेम होनी चाहिए। अगर अमाउंट सेम भी नहीं है, अगर डिफरेंट भी है, तो आप अमाउंट जो है जितनी से वो आप कट कर सकते हैं, सिमिलर अमाउंट आ रही है उतनी कट करके बाकी की अमाउंट फिर आप उसको एडजस्ट कर लें जैसे आपने करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इनसे मैंने 12,000 रुपीज लेने हैं, ठीक है, और मैंने इनके 10,000 रुपीज देने हैं। 12,000 इनसे मैंने लेना है, देना था या देना था, फिर क्यों भूल ही गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनका 10,000 रुपीज देना है, इन्होंने मेरा 12,000 रुपीज पे करना है मुझे, 2,000 बच के 2,000 हम लिखा रहने देंगे, बाकी हम निकाल, ठीक है। तो ये होता है ऑफसेटिंग करना। ड्युअलिटी सिंपल डेबिट्स क्रेडिट्स है कि हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट होगा। इसमें अकाउंटिंग का क्वेश्चन आती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो भी आप डेबिट करेंगे उतनी ही अमाउंट से आपको क्रेडिट भी करना होगा। ये ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट कि हर चीज के दो फैक्ट होते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड करंट वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस आप डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिकॉल करें अपना होने से, जब हम एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, अपनी जो परचेज प्राइस ऑफ एसेट है वो लिखते हैं, कितने का हमने एसेट परचेज किया था, फिर उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं तब तक जब तक वो एसेट सेल नहीं होती, जब तक वो डिस्पोज ऑफ या डिस्पोजल नहीं होती उसकी, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 2 साल पहले एक एसेट लिया, उसको मैंने रिकॉर्ड किया अपने पास, उस पर मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी शुरू की, लेट से 3 साल बाद मैंने उसे सेल किया, लेकिन अगर आप देखें तो वो एसेट की जो वैल्यू जिस पे डेप्रिसिएशन यूज कर रहा हूँ, वो तो पास्ट में आई थी मेरे पास, 2 साल पहले आई थी मेरे पास, ठीक है। तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बन जाती है कि वो हिस्ट्री की कोई कॉस्ट है, हिस्ट्री की कोई अमाउंट है जिसे आप यूज कर रहे हो, और उसकी बेस पे अपने सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हो। ये होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ज्यादा ये डेप्रिसिएशन में यूज होता है। एसेट की वैल्यू जो आपने बाय किया एसेट, उसी को लिख लिया और उसी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते चले। एक होता है करंट, करंट वैल्यू कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसके बजाय कि आपने एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट को यूज करो, मैं हर साल अपने एसेट की मार्केट वैल्यू भी देख रहा हूँ कि उसकी करंट वैल्यू क्या आ रही है मार्केट में। हो सकता है मेरे पास एक एसेट की वैल्यू 1 मिलियन आ रही हो, लेकिन मार्केट में जाए तो वो हो सकता है 500 मिलियन का मिल रहा हो, ऐसा हो सकता है, मार्केट एसेट की वैल्यू डाउन होती रहती है। तो ये आपका करंट वैल्यू और मार्केट, करंट वैल्यू को मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट में आती है, इसको आप ये देख लीजिएगा, बाकी चैप्टर हमारा कंप्लीट है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ये आप चैप्टर आप सारा पढ़ लेंगे, फिर आपको ये बाकी तो ये सारे हमने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कर लिया था। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कह लें कि जैसे इस्लाम है, उसकी बेस जहाँ से वो निकला है वो कुरान है और हदीस है, ठीक है। आप जो भी कॉन्सेप्ट आप बात सुनेंगे, आप कहाँ से जाके वेरीफाई करेंगे, कुरान से या हदीस से, ठीक है, कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं। इसी तरह अकाउंटिंग में भी एक फ्रेमवर्क है, एक बेस है, जिसे हम कहते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, उसकी बेस लिखी हुई है अकाउंटिंग की सारी। जो भी हम अब आईएएस, हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, उसमें ये होता है कि इसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टॉप पे है, उसके नीचे आपकी अकाउंटिंग सारी बनी हुई है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, सब कुछ हो गया, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से है, जिसका लेटेस्ट नेम है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये भी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए इतना काफी है।
अब उस जो जैसे अगर आप आजकल देखिए क्रिप्टो है, ट्रेडिंग करें क्रिप्टो बिटकॉइन, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग है, ये डिजिटल करेंसी पेपर करेंसी नहीं है, एक नई चीज़ है अकाउंटिंग में। अब इसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, उसका ज़ाहिर है हमें एक नया समझ लें ट्रीटमेंट या रिकॉर्डिंग का तरीका इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब उसके आईएएस पे काम हो रहा है, फिर वो मार्केट पब्लिश होगा, फिर वो कंपनीज को पता चलेगा अच्छा इसको हमने ऐसे रिकॉर्ड करना है अपने पास, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें सारी चल रही हैं, ठीक है। अभी आपके सब्जेक्ट में हम वो स्टैंडर्ड्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसका जो एडवांस लेवल है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उसके अंदर सारे स्टैंडर्ड्स डिटेल में डिस्कस होंगे, वहां पे आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एनीवेज ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बेस है, फिर उसकी बेस पे सब कुछ जो है वो बन रहा होता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब हम बात करेंगे, हमारा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, सबसे पहले आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो बेस है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ठीक है। यहाँ से आपका स्टेटमेंट्स बनते हैं। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दावे से दो तरीके हैं, या तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, जो कि मेजॉरिटी कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड यही यूज हो रहा है जो हम पढ़ रहे हैं। कहीं कुछ कंट्रीज में उन्होंने इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक दो चीज उन्होंने अपनी तरफ से ऐड कर दी। बहुत कम है केस को उन्होंने चेंज किया हो। अगर उन्होंने कुछ चेंज किया है तो वहाँ के अपने लोकल कंट्री के नेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इसकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या फॉर्मेट है, नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन जो कि हम पढ़ेंगे, उसकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। बाकी ये जो है सिमन है, पूरी दुनिया में कोई 3 या 4 कंट्रीज हैं जो इसको इसको मानती नहीं है, वो अपना तरीका यूज करती है, ठीक है। तो वो अपने तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एग्जांपल में वो ऑब्वियसली ये डिफरेंट उसका प्रोसीजर है, उसकी बेस पे आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन रहा होता है, ठीक है। इसको आगे से थोड़ा सा डिस्कस इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। व्हाई अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नेसेसरी फॉर नंबर ऑफ रीजंस। सबसे पहला, टू इंश्योर, यहाँ से इसको लेते हैं, you are appointed to ensure that the needs of the users of the financial statements are met with at least a basic minimum of information. बेसिकली यूजर्स जब तक डिसीजन नहीं कर सकेंगे देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, नो यू आर टायर्ड, बस ये थोड़े से पॉइंट्स रह गए हैं। नेक्स्ट है टू इंश्योर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रेलिवेंट इकोनॉमिक एरिया इज बोथ कंपेरेबल एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। वो हमें एक डायरेक्शन देता है, अगर हम इसको फॉलो कर लें तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के भी वो भी अचीव हो जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज आपने पढ़ ली है एफपीटी में। मल्टीनेशनल कंपनीज वो होती हैं जो कि बाहर की कंपनीज होती हैं, वो यहाँ पे वर्क कर रही हैं पाकिस्तान में, या ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क कर रही हैं। यूनिलीवर ले लें, नेस्ले ले लें आप, और भी एक्वाफिना, पेप्सी, केएफसी, मैकडोनल्ड, ये सारे आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। उनको बेसिकली ट्रैक करने, उनकी जो आपकी इंफॉर्मेशन है, आप ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ये पब्लिक होती हैं, कोई भी इनको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो उनको उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ताकि यूजर उसे प्रॉपरली रीड कर सके और उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके। टू इंक्रीज यूजर्स कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। यूजर कॉन्फिडेंस कैसे होगा, डेफिनेटली उनको सामने सारा क्लियर होगा, आपने अपनी अकाउंटिंग पढ़ी भी हुई है, उसमें सारा डिटेल होता है। पहले आपकी एंट्री होती है, फिर लेजर्स होते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, फिर उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, एक प्रॉपर उसकी सारी बेस बनी हुई है, ठीक है। तो ये इससे यूजर को कॉन्फिडेंस होता है, हाँ ठीक है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई है वो ठीक होंगी, ठीक है। तो ये होता है आपका यूजर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। लास्ट पॉइंट है टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ कंपनीज। आप इसका फायदा ये होता है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का कि वो जब इसको फॉलो करते हैं तो 100% इनका क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। तो जब उनके जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन्हें प्रॉपर फॉलो किया जाता है और उसको बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं ताकि उसमें कंसिस्टेंसी आए, उसमें एक्यूरेसी आए, उसमें रिलायबिलिटी आए।
लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नामुमकिन ही होता है, उसमें कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। ये प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर किया। एनीवेज, ये था आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उसके बाद ये नेशनल है, इसको अपने तौर पे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये सिंपल ये है कि जो अगर इसको उसको फॉलो नहीं कर रहा, अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो ये कर रहा है। नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, हर कंट्री के अपने लॉज हैं जो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसमें नेशनल लेवल पे उन्होंने खुद अपने फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, नेशनल लॉ को फॉलो कर रहे हैं, मार्केट रेगुलेशंस हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज रूल्स हैं, तो ये सारा उसको फॉलो करते रहते हैं। जैसे यूएस की एग्जांपल ले लें, यूएस में आपका उनका अपना एक क्वांटिव है, उनका अपना एक तरीका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का, ठीक है, वो ज़्यादातर इसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, उनका अपना वे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी अपना जो है नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, उनका अपना तरीका है बनाने का, ठीक है। वहाँ पे जो बेसिकली आप कह लेंगे ये सरबैनस ऑक्सले एक्ट, ये रेगुलरली वर्ड यूज होगा, लेकिन अभी ये याद करने के लिए नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये दो तरीके थे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एक नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत हो गया। कोई क्वेश्चन? चलिए जी, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाकी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में करेंगे।